नमस्कार सर, जागो एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, मुझे पता चला कि आप जो है आज ही गोरखपुर से आए हैं जो है, तो मैंने सोचा कि आपसे जो है एक इंटरव्यू कर लिया जाए जो है। सर जो है पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से जो है गर्मी पड़ी है, समझिए कि प्रचंड गर्मी, लोग बेचैन, बौखलाहट, हरे पेड़ सूखना, तमाम तरह की जो है जैसे गेहूं लगाता खेत में जलना धूप की गर्मी से जो है क्या केमिकल लोचा है, इस पे हम जानना चाहेंगे। देखिए, गर्मी बढ़ने की कई कारण हैं जो कि हमको अब समझना होगा। मूलभूत से उन कारणों को अगर नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में हमारे अस्तित्व पे ही खतरा आता जा रहा है। और हम लोग बहुत सी कहानियाँ हमेशा सुनते आए हैं कि मनुष्य आगे बढ़ता गया और इंडस्ट्रियलाइज्ड होता गया, धीरे धीरे अपने सभ्यता को ही ख़त्म कर लिया, फिर दूसरे ग्रह में जाके उसको बसना पड़ा क्योंकि वो उसका ग्रह खुद में इतना प्रदूषित हो गया था। लेकिन हमारा मानना है कि वो कहानियाँ या किस्से जो हों उनको हम बदल सकते हैं और मौका रहते हुए अपनी पृथ्वी को हम बचा सकते हैं और ऐसा नहीं होगा कि हमें छोड़ के जाना पड़े। इसके लिए देखिए, पृथ्वी में हम पहले तो ऑक्सीजन जो है कारक जीवनदायिनी जिसको हम बोलते हैं, वो गैस है, वो धीरे धीरे हम उसको हर जगह कंबशन करके फ्यूल जला के, पेट्रोल हो चाहे डीजल हो चाहे अल्कोहल हो चाहे कोयला हो, हर चीज़ हम जलाते जा रहे हैं, लकड़ी जलाते हैं। ऊर्जा पैदा करने के चक्कर में हम ऑक्सीजन को ख़त्म करते जा रहे हैं। हाँ, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका भी एक अनंत भंडार नहीं है, वो घटता जा रहा है। और ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए हमारे पास वृक्ष ही हैं जो कि ऑक्सीजन बढ़ाते हैं और अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं। तो अब हुआ क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है जिसके कारण से पृथ्वी गर्म हो रही है और ग्रीन हाउस गैसेस भी बहुत ज़्यादा बन रही हैं, उनसे भी पृथ्वी गर्म हो रही है। गर्म होने से वायुमंडल के जो वायु चलने की प्रक्रिया है वो बदल रही है। जहाँ पे वायु नहीं चलनी चाहिए या जिस दिशा की वायु चलनी चाहिए वो अब नहीं चल पा रही है, जिसके कारण कि वेदर पैटर्न चेंज हो गए हैं और पानी बरसने की, रेनफॉल होने की आपका जो पैटर्न वो चेंज हो गया। राजस्थान में बारिश नहीं होनी चाहिए, वहाँ बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अब नहीं हो रही है। और इसके पीछे वैज्ञानिक लोग ये भी कहते हैं कि एल नीनो का इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा पृथ्वी गर्म हो गई है, विंड पैटर्न और समुद्र गर्म हो गया है, ये सब कुछ है। लेकिन ये हमको देखना है कि पृथ्वी गर्म हो रही है, इसके कारण एल नीनो और ये सब कारण आ रहे हैं, तो हम क्यों न पृथ्वी को ठंडा करने की कोशिश करें। आज तक हमारे विश्व में कोई भी एक्सपेरिमेंट या रिसर्च नहीं किया जा रहा है या रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं कोई गवर्नमेंट करवा रही है जिसमें कि 0.1 डिग्री टेम्परेचर गिराने का भी कोई वैज्ञानिक ठोस प्रमाण लेके आए कि मैं ऐसा काम किया जिससे कि 0.1 डिग्री टेम्परेचर पृथ्वी का गिर जाएगा। तो बाकी हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बाकी कुछ हम रेडियो वेव्स बहुत प्रोड्यूस कर रहे हैं, मोबाइल बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, मिलिट्री में, इवन कॉमर्शियल वेव्स में हम वाईफाई, ये सब इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी जो रेडिएशंस हमारे निकल रहे हैं, हम इनको बोलते तो हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, लेकिन इनको भीतर से देखा जाए तो ये भी जब पदार्थ पे पड़ते हैं तो पदार्थ के भीतर ये काफ़ी कुछ चेंजेस लाते हैं। मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरेक्शंस, तो इन इंटरेक्शंस में काफ़ी कुछ पदार्थ में चेंजेस आते हैं, पदार्थ गर्म होने लगता है। क्योंकि अल्टीमेट जब पदार्थ में हम कुछ भी करेंगे, घर्षण करेंगे, उसमें कुछ बदलाव लाएंगे तो वो गर्मी के रूप में लास्ट में प्रतीत होगा। चीज़ें गर्म हो रही हैं, पृथ्वी गर्म हो रही है। हवा भी एक तरह का पदार्थ है, इस पदार्थ में अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे तो वो उस फ्रिक्वेंसी पे, जिस फ्रिक्वेंसी पे वो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनके ग्रहण करने की क्षमता है तो वो ऑसिलेट करेंगे, रेजोनेट करेंगे और गर्मी पैदा करेंगे। ये हमको कोशिश करना है कि रेडियो वेव्स कम से कम यूज़ किया जाए, मोबाइल वेव्स कम से कम यूज़ किया जाए, कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया जाए लेकिन उसको एक लीजर के रूप में नहीं लिया जाए या एक जैसे कि वो सबके लिए है, वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी आपको दे रही है, इसका ये नहीं मतलब है कि आप उसका दुरुपयोग करें।
जो आप बात कर रहे हैं सर, जो रेडियो वाले जो है, तो ये किस चीज़ से जो ज़्यादा उत्पन्न होती है, जो ज़्यादा? देखिए, रेडियो वेव हर जगह उत्पन्न होगी। जैसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो जब भी कोई बिजली का या मैग्नेट का काम हम करेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम बनाना चाहेंगे कम्युनिकेशन करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो वो बनती है। जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं बहुत उच्च फ्रिक्वेंसी का। वो फ्रिक्वेंसी क्या है कि हमारे जो हवा में मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, और भी बहुत इनर्ट गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कम मात्रा में है, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हम जानते हैं कि प्रचुर मात्रा में हमारे ऑक्सीजन उसमें है। वाटर वेपर भी है, भाप भी है, वो भी है। ये सब क्या करते हैं कि इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। और ऊपर के सतह में हम देखें आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इनकी जो हमारी बहुत ऊंचाई के लेवल पे हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे आयनोस्फीयर में, वहाँ पे बहुत कम मॉलिक्यूल हैं। लेकिन ये जो हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी है या रेडिएशंस जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनको जाके आयनाइज कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद वो आयनिक स्टेट में चले जाते हैं, और अगर हम उनको और ऊर्जा देंगे तो वो फैल जाते हैं। तो हमारा इस समय क्या हो रहा है कि आयनोस्फीयर बल्ज कर रहा है। आयनोस्फीयर का एक लेवल होता है 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर की ऊंचाई पे, वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन इन वेव्स के कारण वो फूल जाता है। वैज्ञानिक भी चाहे तो उसको फुला सकते हैं। कुछ देश जो बहुत ही विकसित हो गए, वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि नेचर को हम कैसे बदलें। वो भूकंप भी ला सकते हैं इन तकनीकी से, उस तकनीकी को हार्प बोलते हैं। लेकिन इस तकनीकी से क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ऊपर जा रहे हैं आयनोस्फीयर को डिस्टर्ब कर रही है, और वो बल्ब माने फूल जा रहा है। फूलने से क्या हो रहा है कि वो ऊपर उठा तो हमारा वायुमंडल में भी थोड़ा सा उठाव आया। तो उससे क्या है कि हमारे जो जलवायु और जल में तरंगे और वायु में जो तरंगे हैं, गर्म और ठंडा वायु के तरंगे हैं, वो ऊपर नीचे हो गए, और उसके कारण से हमारा वायुमंडल डिस्टर्ब हो गया। सर जैसे कि रेडियो, आप ठंडक में अंतर पड़ने लगा। रेडियो वेव और फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, जिस तरह का नेटवर्क फैला हुआ है, जो है, जो वाईफाई, मोबाइल से जो नेटवर्क का सिस्टम है, तो इससे ही जो है तमाम तरह के जो पक्षियों को, पेड़ पौधों को ही भी कुछ समस्याएं होती होंगी इससे, जो है जी, मनुष्य को भी, जो मनुष्य को भी ऐसा है कि सबके भीतर जो भी जीवन है, उसके भीतर 2-3 चीज़ मिलती है, जिसमें प्रमुख है पानी। हर जगह पानी होगा, चाहे पेड़ में हो, चाहे पक्षी में हो, पशु में हो, आदमी में हो। और पानी को आयनाइज कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, माइक्रोवेव है, ये इस तरह के। और जो हमारे कम्युनिकेशन वेव्स हैं वो माइक्रोवेव रीजन में होते हैं। भले ही हम कहते हैं कि हम माइक्रोवेव के फ्रिक्वेंसी जिसमें का वाटर बेंड करता है, स्ट्रेच करता है, उस फ्रिक्वेंसी को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस फ्रिक्वेंसी पे हम ऑपरेट ना करें अपने गैजेट को, लेकिन उनसे नोड और इंटर नोड्स हमारे बनते हैं, और उन फ्रिक्वेंसी से थोड़ा बहुत वाटर मॉलिक्यूल पे भी असर करता है। और काफ़ी कुछ हमारे वैज्ञानिकों ने रूस में और अमेरिका में मिलिट्री ग्रेड के रिसर्च में ये पाया गया है कि कुछ वेव्स आदमी के दिमाग को काफ़ी असर करते हैं, क्योंकि दिमाग में भी एक इलेक्ट्रिकल वेव ही पैदा होती है। आपने देखा होगा वो सोडियम और पोटेशियम के रूप में चलता है, दिमाग से सिग्नल्स चलते हैं, हार्ट को आता है, हर एक चीज मसल्स में आते हैं। हाथ उठाना है तो भी सिग्नल आएगा, तभी हाथ ऊपर उठेगा। तो अगर इन सिग्नल्स को आने में कठिनाई होने लगे, और ये जरूर होगा क्योंकि हम जो सिग्नल भेज रहे हैं वो चार्ज के रूप में आते हैं। अगर ये वेव्स बाहर से आ रहे हैं, वो चार्ज को आगे पीछे कर रहे हैं या उनको रोक लें, तो आपके दिमाग को काम करने में कठिनाई उत्पन्न होगी। दिमाग सिग्नल भेजेगा, लेकिन सिग्नल जिस ऑर्गन को जाना चाहिए वहाँ प्राप्त नहीं होगा, या डिस्टॉर्टेड रूप में प्राप्त होगा। तो इसके कारण से पक्षियों पर भी असर पड़ रहा है, जो आपने सुना है। और इसमें समस्या ये है कि हमने 2G से स्टार्ट किया, फिर 3G आए, 4G आए, 5G आए, 6G की कल्पना कर। जैसे जैसे G बदलता जा रहा है, जनरेशन्स बदलते जा रहे हैं, हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऊर्जा बढ़ रही है, ज़्यादा क्षमता हम बढ़ा रहे हैं। और जितने ज़्यादा ऊर्जा हम संचालित करेंगे वातावरण में,
उतना ही ज़्यादा डैमेज होगा। ये हम भले न कहें, इसको छिपा के रखें, रिसर्च को दबा के रखें, लेकिन ये रिसर्च है और इसमें आया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से दिमाग पे, आदमी के दिमाग पे काफ़ी कुछ असर पड़ता है। आदमी सोचने में कुंद हो जाता है, सुस्त हो जाता है, दुखी रहने लगता है, डिप्रेशन में आ जाता है। आज के नौजवानों को हमारे ख्याल से इन सब चीज़ों का बहुत ही गहरा प्रभाव है। घर पे हर कुछ है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन खुश नहीं है। हमारे कहने का मतलब सर, एक सवाल इसी से जुड़ता है कि नई तकनीक जो है लाभकारी तो जरूर है कुछ पल के लिए, लेकिन हानिकारक भी है। तो मनुष्य जो है इसका जो है गुण अवगुण दोनों लेकर कैसे चले और कैसे अपना जो तालमेल बैठाए इसके साथ जो है। अब हमारी जो सभ्यता है इस लेवल पे पहुंच गई है कि अगर हम चीज़ों को गुण देख के ही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे इतनी विनाशकारी हो जाएंगे। हमारे लिए खुद एक हमारा ही आविष्कार हम ही को खाने के दौड़ा लेगा। अब पेट्रोल डीजल चलित वाहनों का देखिए, गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं, लेकिन समस्या क्या है कि उससे उत्सर्जन इतना, पोल्यूटेंट्स इतना निकल रहे हैं, उसके कारण वायु प्रदूषण हो रहा है। अर्ध जले अनबर्न फ्यूल्स निकलते, एग्जॉस्ट से पूरा जला हुआ नहीं निकलता, उसमें कुछ न कुछ हाइड्रोकार्बन निकलता। ये हाइड्रोकार्बन तेल का ही तत्व है जो आकाश में जाता है और बादलों को एकाग्रित नहीं होने देता है, एक्यूमुलेट नहीं होने देता। पानी तभी बरसेगा जब वाटर वेपर जो है एक साथ कंडेंस करे, एक साथ में आए, वो बादलों को छिटका देता है। आप देखते होंगे बादल तो हैं लेकिन बारिश नहीं हो पा रही, क्योंकि बादल के उतने घनत्व तो नहीं बन पाता। किसी घनत्व के आने के बाद ही वो बादल पानी के रूप में बदले जाएंगे और पानी के रूप में नीचे बरसेंगे। तो हमारे जो पोल्यूशन के कारण ये सब समस्याएं आ रही हैं। तो इसके साथ इसमें हमारा सबसे बड़ा जो रेफ्रिजरेंट है, हम आजकल बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं, कार में एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रिज है, एयर कंडीशनिंग है, हर जगह हमने इंस्ट्रूमेंट गैजेट्स लगा रखे हैं। रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर है, उसके भीतर एक गैस है जिसको हम दबाते हैं और दबा के फिर उसको गैस के रूप में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं। वो फिजिक्स का सारे विद्यार्थी लोग जानते हैं कि किसी गैस को दबा के हम उसका अगर लिक्विफाई करके लिक्विड बना लेते हैं, गैस से लिक्विड बनाते हैं, फिर लिक्विड से गैस बनाएंगे तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है गर्मी को, और वो फिर बाहर निकाल लेता है आउटडोर यूनिट से, और इंडोर यूनिट में ठंडा करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, एयर कंडीशनिंग चाहिए। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है कि एयर कंडीशनिंग के दौरान जब कभी ख़राब हो रहा है या चलते चलते इसमें से गैस निकल रही फ्री, और रेफ्रिजरेंट, कोई भी तरह का रेफ्रिजरेंट होगा, जब भी बाहर जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो वो जब विघटन करेगा तो हमारी ओजोन लेयर को तोड़ेगा, हमारे ऊपर के आयनोस्फीयर को डिस्टॉर्ट करेगा, और हमारे ऊपर गर्मी की किरणें और ओजोन की किरणें इतना ज़्यादा प्रबल होके पड़ेंगी जिसको सहना बहुत मुश्किल है। धूप बहुत चिलचिलाती हुई हो जाएगी, धूप में चलना बहुत कठिन हो जाएगा। सर एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि नए ज़माने के हिसाब से लोग स्टेटस देख के हर एक काम करते हैं जो, तो क्या लगता है कि जो है एयर कंडीशनर, गाड़ी, बल्क में गाड़ी जो है जिसको कहें, सड़क पे चल रही, कंक्रीट की जो है मकान, ये सब भी इस पर हावी जो है। देखिए अब चीज़ें हैं, जंगल लगाने की जगह हमने कंक्रीट जंगल बना दिया है। वो कंक्रीट जंगल क्या है, गर्मी सोखते सोखते इतना सोख लिया है कि गांव का टेम्परेचर देखा जाए रात में, अगर हम ड्रोन से टेम्परेचर नापे गांव का उतने ही बड़े एरिया का, तो उसका टेम्परेचर 4-5 डिग्री कम मिलेगा, और उतना ही एरिया का शहर के भीतर का टेम्परेचर नापा जाए तो 5 से 10 डिग्री ज़्यादा मिलेगा। अब इसका कारण खोजा जाए तो मालूम होगा कि हमारे शहर में गर्मी को अवशोषित करने वाले पदार्थ ज़्यादा हैं, क्योंकि जो कंक्रीट है वो पत्थर है, पत्थर ज़्यादा गर्मी
सोखता है, और पत्थर के साथ सीमेंट है, बालू है, ये कंपोजिट है, तो ये ज़्यादा हीट सोखेगा और इसकी हीट निकलने की प्रक्रिया बहुत धीमे है। ये धीरे धीरे निकलेगा, जब तक निकालेगा हीट तब तक दूसरा दिन आ जाएगा, रात खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप देखते हैं कि शहर ठंडे नहीं हो पाते, और इसकी समस्या ये है कि जब चीज़ें ठंडी नहीं होंगी तो ऊपर अगर बादल आ भी रहा है तो उसको एक तरीके से हवा का प्रेशर जो मिलेगा लो प्रेशर से, वो ढकेल के उसको हटा देगा। ये इसके कारण से भी शहरों के भीतर बारिश कम होती है, और गांव में जहाँ पे हरियाली है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। वहाँ पे बारिश होने का ज़्यादा होने का एक और कारण है। दूसरा एक कारण है कि पेड़ों के पत्तियों पे चार्ज बन जाता है। बादलों में भी चार्ज होते हैं घर्षण के कारण, और पेड़ के पत्तियों पे भी चार्ज बन जाता है हवा के चलने के कारण, और वो चार्ज दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। तो जहाँ पे भी जंगल होगा, जहाँ पे ज़्यादा वृक्ष होंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कंपेरेटिवली ज़्यादा बारिश होती है, और जहाँ पे खाली कंक्रीट के जंगल है वहाँ पे बारिश कम होती है। सर, तो जिस तरह का जो है माहौल है देश में, जो है लोग जो है पता नहीं क्या नई तकनीक के दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? लोग जो है थमे रुके बना के एक समानांतर पैरल जो है चलते रहे जो है। ये तो बहुत कठिन सवाल है, और इसका जवाब तो बहुत मुश्किल से कोई भी नहीं दे पाएगा। लेकिन ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि हमको प्रगति करना है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने के दौड़ में ये हम न भूल जाए कि हम कहाँ से शुरू किए थे। तेज़ी से आगे बढ़ने में हम बीमार हो गए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। अब कोई भी खाना खा लीजिए वो पचता नहीं है, 100 मीटर दौड़ने को कह दीजिए आदमी दौड़ नहीं पाता है, दिमागी कसरत करने को कह दीजिए वो भी नहीं कर पाता, डिप्रेस हो जाता है। ये सब चीज़ें हमारी खान पान और ये तकनीकी के उसके कारण समस्याएं आई हैं। ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा रेडिएशन का इस्तेमाल होने से ये सब सारी समस्याएं हैं। ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल होगा, ज़्यादा हर जगह फर्टिलाइज़र डालना है, माने हर फील्ड में हमने ज़्यादा कर दिया है। हाइब्रिडाइज बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हाइब्रिड सीड्स हैं। जो भी चीज़ हाइब्रिड होगी वो हमेशा नुकसान करेगी, बहुत ही कम है कि वो फायदा करती है। अब इनको हमें देखना है कि बैलेंस्ड, ऑप्टिमाइज, जिसको साइंटिफिक वर्ड है, ऑप्टिमाइज करके हमको यूज़ करना है। जितना जरूरी है उतना तकनीक का इस्तेमाल करिए, बाकी अपने नेचर के साथ रहिए। नेचर खुद ही इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, उसको देखिए, उससे सीखिए और उसके साथ चलने की कोशिश करिए। तकनीकी को लगा के उसके साथ उल्टा चलने की कोशिश करेंगे तो नेचर से हम नहीं लड़ पाएंगे। और अगर नेचर हमसे लड़ती भी नहीं है कभी, लेकिन उसको अगर कुछ परेशानी होगी तो उससे हमको चोट ही लगता है। नेचर हमको कभी डैमेज नहीं करती है, वो हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ठीक करने का तरीका जो होगा वो इतना लंबा होगा और वो हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम नेचर को अभी पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। एकाएक कैसे बन गई, पृथ्वी किस चीज़ से चल रही है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा कैसे नाच रहा है, चंद्रमा और पृथ्वी सूरज के तरफ नाच रहा है, सूरज फिर वो मिल्की वे में नाच रहा है, ये कैसे हो रहा है। इधर हम इलेक्ट्रॉन को देखें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, न्यूक्लियस और एटम जो है वो एटम है न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, और एटम जो 2 एटम 3 एटम मिल के मॉलिक्यूल बना रहा है, मॉलिक्यूल ज़्यादा बढ़ के वो क्रिस्टल बना रहे हैं। तो छोटी से छोटी दुनिया में भी हम बहुत चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, और बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी हम अभी नहीं समझ पाते, और जहाँ हम नहीं समझ पाते उसको कहते हैं वो ईश्वर ही जानता है। तो आइए हम ईश्वर पे विश्वास करते हुए जो जानते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं उन चीज़ों को कम करें। गलत को रोक तो नहीं सकते एकाएक, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल भी वो एक गलत ही है। उसको रोकने के लिए हमको समझ बूझ के ही उसका उपयोग करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज पे जाना पड़ेगा। जैसे सर आपने कहा जो है कि जो है हमको जो है वातावरण के साथ जो है और हरियाली को लेकर ही साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप आए हैं गोरखपुर से बनारस जो है,
तो आपको रास्ते में कितना पेड़ दिखाया जो है, आप कुछ कहना चाहेंगे जो है इसके जो है? जी, काफ़ी पेड़ कम हो गए हैं। जिस हिसाब से गाड़ियाँ और मनुष्य बढ़ रहे हैं उस हिसाब से पेड़ नहीं रह गए हैं। और हम तो सबसे यही अपील करेंगे कि आप अपने घर में 1 वर्ग स्क्वायर फीट या 2 वर्ग स्क्वायर फीट का टाइल्स उखाड़ें और वहाँ पे अच्छी मिट्टी बना के उसमें एक छोटा वृक्ष हो या बड़ा वृक्ष हो अच्छे से लगाएं। गमले के वृक्ष से हमें ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली है, हमें वो वृक्ष लगाने हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करें, और वो वृक्ष ज़मीन में ही लगेंगे। तो एटलीस्ट हर घर में 1 वृक्ष तो होना ही चाहिए। और मैं तो कई जगह काम किया हूँ, मैं देखता हूँ अपने साउथ इंडिया में ये कल्चर अभी जीवित है। कोई भी घर हो, कितने बड़े भी आदमी का घर हो, उसके घर में कम से कम 4-5 वृक्ष जरूर होते हैं। और ये चीज़ हमारे उत्तर भारत में नहीं दिख रही है, यहाँ पर वृक्ष कटते जा रहे हैं। और इसके कारण से हम लोग देखिए, वर्षा नहीं हो रही है, पानी नहीं बरस रहा है, गर्मी चरम सीमा पे है, 40 डिग्री टेम्परेचर या उसके आसपास टेम्परेचर रह रहा है सावन के महीने में, जो कि हम लोग जब बालक थे, छोटे थे, तो ऐसा नहीं था। तो हमारे जीवन में इतना बदलाव आ गया, तो हमारे बच्चों के जीवन में काल में जब वो बड़े होंगे तो कितना ज़्यादा बदलाव दिखेगा। इसको रोकने के लिए वृक्ष लगाना ही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करके आपको बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम फिर आप बनारस आइए तो फिर किसी और टॉपिक पे जाए। जी, धन्यवाद सर।